हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों टेस्ट नंबर 10 को। इसके पहले हमने 9 नंबर टेस्ट पढ़ा था। 9 और 10 जो टेस्ट हैं वो उसमें जो क्वेश्चन दोस्तों लिए गए हैं वो पैडागोजी के क्वेश्चन लिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के। और 3 क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी को हमने 1 से लेकर के 8 तक जो हमने टेस्ट करवाया था, मॉक टेस्ट, उसमें पूरे क्वेश्चन को हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 15 नंबर आपके एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और 15 नंबर आपका पैडागोजी आएगा। तो इस 15 नंबर वाले पोर्शन को हमने क्या कर दिया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया है। और ये पैडागोजी हम अब पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से पैडागोजी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो है जिसका जो हमारा 9th नंबर वाला टेस्ट है वो है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, समझिएगा, एक निर्देश लिखा गया है। प्रश्न संख्या 63 से 65 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। अवतरण एक दिया है, सार एक दिया है, उस पर आधारित है। देखिए क्या है अवतरण, देखिए क्या है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबलने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। 7 और 8 साल के बच्चे हैं, तो बच्चे दोस्तों किस क्लास में होंगे? या तो ये होंगे 2 में या तो 3 में। मतलब आप दिमाग में बैठाइए कि आपके स्कूल में है, अगर पढ़ा रहे हैं, कक्षा 2 और 3 में पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है एक कटोरे में पानी उबाल रहे हैं और पानी जो है पूरा उबल करके जब खत्म हो जाएगा तो वो बच्चे किस प्रकार का आंसर देंगे? आंसर बताइए। देखिए बच्चे क्या आंसर दिए, बच्चे दिए पानी गुम हो गया। ये 2 और 3 के बच्चे आंसर क्या दिए? पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या भगवान ने पानी पी लिया। क्यों? अब देखिए उनको जो पता था वो अपने हिसाब से आंसर दिए। तो अब इसके बेस पर आपको 63 से लेकर के 65 तक जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। ये आपको समझ गए ना कि पानी ये कटोरे में उबाला गया है, पानी वाष्पीकृत करके उड़ गया है। और क्लास जो सेकंड, क्लास 2 और 3 के बच्चे हैं ये इस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। चलो हम इसका जो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बताइए। जो कि 2 और 3 के जो बच्चे हैं उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? उत्तर कैसा उत्तर दे रहे हैं? बच्चों का उत्तर तर्क संगत नहीं है। भैया है कि नहीं? बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये बताइए कि बच्चों के उत्तर जो है तर्क संगत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपने हिसाब से जितना उनकी समझ है वो अपने समझ से आंसर दे रहे हैं, तो ये देखेंगे तो सही हो जाएगा। अपने हिसाब से तर्क संगत आंसर दे रहे हैं, ठीक ठीक। लेकिन बच्चों की सोच गलत है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, गलत है, ठीक, अपने हिसाब। और बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। अब देखिए कि बच्चे वाष्पीकरण के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में दूसरे आंसर दे रहे हैं। भगवान ने पानी पी लिया, कटोरे ने पानी पी लिया, या आग ने पानी सूख लिया। तो बच्चों को जब तक वाष्पीकरण के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक ऐसे ही वो इधर उधर का आंसर देते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखो 64 नंबर क्वेश्चन था। लिखा गया था शिक्षक इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना है? शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बताओ किस प्रकार। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या सेकंड नंबर ऑप्शन वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, या थर्ड नंबर ऑप्शन है उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, और चौथा नंबर ऑप्शन है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। तो बताइए भैया इनमें से चारों में से कौन सा जो है तरीका आप लगाएंगे? मान लो आप भी पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझाना है कि वाष्पीकरण कैसे होता है, पानी भाप में कैसे बदलता है, कि फिर भाप पानी बादल में कैसे बदलता है, फिर बादल फिर बरसात कैसे होती है, फिर वो पानी भाप बदलता है। तो इसको कैसे समझाएंगे आप बच्चों को? तो बच्चों को समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा भैया,
अच्छा तरीका क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या कि जल चक्र को उनको समझाएंगे, जल चक्र का क्या दिखाएंगे, एक मानक चार्ट। देखो बच्चों, ये हमारा पानी है, पानी बदला वाष्प में, वाष्प फिर हमारा बादल बन गया सॉरी दोस्तों, फिर बादल से क्या हुआ, बरसात हुआ, फिर पानी हमारा बन गया। तो ये उनको बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलो आगे देख लो, हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका है 65 नंबर क्वेश्चन, कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है। कौन सा प्रश्न हो सकता है बताइए, क्या होता इसका क्वेश्चन का मतलब समझे हैं कि बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आप पूछो कि बच्चे जो है कुछ मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। ठीक, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, विविध सोच का मतलब हो जाएगा कि बच्चे जो है सोचे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे जल चक्र के बारे में या जल के बारे में, वाष्पीकरण के बारे में ढेर सारा सोचे बच्चे, दिमाग में लगाएं, अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। इसका कौन सा आंसर इसमें बताइए सही है। तो बताओ आप लोग आंसर कौन सा सही होगा। देखिए, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, क्या ये होगा। दूसरा देखिए, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तीसरा देखिए ऑप्शन, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। या चौथा, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो बच्चे सोचेंगे इसमें, मत तो थोड़ा लंबा सोचेंगे उसका, और इन सब के बारे में देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन, जल चक्र के क्रम को सोपानों को सूची बनाए, तो ज़्यादा सूची उनको है उसका बना देंगे। जल चक्र का आरेख बनाइए, वो देख चुके हैं, बना देंगे जल्दी से। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। इन सभी में उनको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, दिमाग पर प्रेशर डालेंगे बच्चे, कब कि बच्चों से पूछोगे अच्छा बच्चा ये बताइए कि अगर जल चक्र नहीं होता, मतलब पानी वाष्प बन के कहीं उड़ जाता, दोबारा नहीं आता, तो क्या होता। तो बच्चे सोचेंगे पानी कहीं चला जाता, हम लोग पानी खत्म हो जाता धरती पर, कुछ ना कुछ सोचकर उस पर आंसर देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, बताइए यह कथन क्या है। इसका आप लोग आंसर बताइए अपने, इसका आंसर होगा। पहला देखिए ऑप्शन, देखिए सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बताइए सही होगा। दूसरा देखिए, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तीसरा ऑप्शन यह है, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। चौथा देखिए क्या है, सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर देखा जाए अपने इंडिया की बात हो रही, भारत की बात, तो क्या है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं तथा परिवार में केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इसमें दे दिया गया कि एक परिवार में मम्मी पापा हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो क्या दादा दादी नहीं होते परिवार में, ठीक, चाचा नहीं होते हैं, ताऊ नहीं होते हैं। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं है आपको, गलत हो जाएगा ना, ये तो नहीं टिक किए थे आप सही। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा, ऐसे पढ़ते रहिए। आगे देखिए, दूसरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऐसी कोई बात नहीं भैया, आदर्श परिवार की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं होती है। आदर्श में दादा दादी, चाचा चाची भी आ सकते हैं देखिए आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। या सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ठीक। तो हमारा देखिए, बच्चे जैविक होते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए आप लोग, ठीक। अब देखिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ध्यान से आप लोग समझे होंगे, इस गलत नहीं था, ये गलत नहीं है, सही था आपको, ठीक है। आपको समझने में गलती हुई है। देखिए सही नहीं है, यहाँ कहा जा रहा सही नहीं, अगर यहाँ कहा गया होता सही है, आप गलती यही करे होंगे कि सही है, क्योंकि यहाँ लिखा सही नहीं क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों गलती मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करना है। क्लियर हो गया ना, कंफ्यूज तो नहीं होते इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में अभी तो डाउट नहीं है ना, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए शानदार दोस्तों, जबरदस्त। चलो
आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों, क्या दोस्तों, पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा। ठीक, कुछ पेड़ की पत्तियां हैं, कुछ पौधे की पत्तियां हैं, उन दोनों को जो है एक उनको बांटने के लिए कहा गया, वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। तो क्या है कि जैसे जैसे क्या था पत्तियां, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए, जो ए ग्रुप था उसने किस प्रकार किया, दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। मतलब एक पत्ती है जिसमें दवा के गुण पाए जाते हैं और दूसरी पत्ती ऐसी है जिसमें दवा के गुण नहीं पाए जाते हैं। जो ए वाला ग्रुप था वो इस प्रकार से किया, बांटा। और बी वाला ग्रुप किस प्रकार से बांटा, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो बी वाला ग्रुप कहा एक पत्ती बड़ी होती है और एक छोटी होती है। शिक्षक ने ए जो समूह ए था उसको सही माना और समूह बी को गलत माना। तो क्या करना, आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो अब बताइए, आप लोग आंसर पढ़ के बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। बताइए दोस्तों, ये आंसर कौन सा सही होगा इसका। देखिए, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, ये सही होगा आंसर। या अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ये होना चाहिए। या वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। या चौथा हमारा क्या हो जाएगा कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। जो हमारा ए वाले समूह को सही दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है भैया कि यहाँ पर छोटी बड़ी पत्तियों के बारे में बता दिया गया। तो बस ये जो छोटी हो गई उसको छोटी कर दिया, जो बड़ी हो गई। और वर्गीकरण का मतलब होता है आप किसी चीज़ को वर्गीकृत करते हैं तो आप उनको बारे में कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ करके जब अध्ययन करके करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्गीकरण का जो काम होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है, मतलब बहुत जटिल होता है ये, क्योंकि बच्चे जब पता लगाएंगे कौन से पौधे औषधि वाले हैं, कौन से पौधे औषधि वाले नहीं हैं, फिर उनके पत्तियां औषधि कौन होती है कौन नहीं होती हैं, तो ये सभी का प्रयोग लगाने के बाद बच्चे वर्गीकरण करेंगे। तो हमारा ये इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और इसका एक ही सही उत्तर होता है, क्योंकि वर्गीकरण का दोनों उत्तर तो सही नहीं होगा, एक ही उत्तर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, शानदार दोस्तों। अब देखिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे। मान लो आपको 1 से 5 तक या किसी भी क्लास, मान लो 3 की कक्षा में आपको समूह बनाना, समूह मतलब ग्रुप बनाना है, समूह में ग्रुप बना करके समूह क्रियाकलाप करवाना है। ठीक है, क्रियाकलाप मतलब अंताक्षरी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी वाद विवाद करवा सकते हैं आप लोग, कुछ भी करवा सकते हैं। मान लो आप टीचर हैं, जाके करवा रहे हैं बच्चों से, तो आप किस पर ध्यान रखेंगे, मतलब आपके विचार में कौन सा चीज़ होगा और कौन सा चीज़ नहीं होगा। अब देखिए, बच्चों की रुचियों का ध्यान देंगे भैया, बिना रुचि के करवाएंगे तो कोई मन से कर भी नहीं करेगा, बिल्कुल सही होगा ना। आगे देखिए, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें मूल्यवान सामग्री लगे, डाउट लग रहा है भैया, शंका लग रहा है। चौथा देख लीजिए, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे रुचिकर लगे, ठीक है, को रुचिकर लगे, ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्रियाकलाप करवाने का मतलब हो जाएगा, कोई अगर मूल्यवान सामग्री नहीं लगी होगी तो भी क्रियाकलाप हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान इन तीनों पर देना पड़ेगा दोस्तों। कौन पर, ए, बी और डी पर दोस्तों। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि और हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए तो कुछ एक्सप्लेन जो है कम करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए देखिए, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। चलो क्या प्रस्तुत करते हैं देखते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है, कौन सा कथन तर्क के लिए सही है, देखो बताओ भैया। एक कथन को छोड़ करके कौन सा कथन तर्क के लिए हमारा सही है, देखते हैं भैया। बच्चे
दूसरे बच्चों से बहस करके सीखते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सीखते हैं। आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, पहले आप ही लोग बता दीजिए। चलिए दोस्तों आंसर दे लिया ना। चलो भैया अब देखिए पहले वाला देखिए, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करके सीखते हैं, अधिक सीखते हैं। भैया बिल्कुल सही बात है, सीखते हैं। दूसरा देखिए, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि और अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। रुक जाओ, डाउट लग रहा है, इस पर शंका लग रहा है। ठीक, तीसरा देख लेते हैं, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बिल्कुल भैया, दादा दादी से आते थे, हम लोग पूछते थे बचपन में, हाँ दादाजी ये कैसे हुआ, दादी जी कैसे हुआ, तो हमको बताते थे, तो हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती थी। वहीं से हम लोग बहुत सीख लिए हैं, सीखे होंगे आप लोग भी ना। तो भाई ये तो सही है। आगे देखिए, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बिल्कुल भैया, बच्चे अगर एक क्लास के बच्चे रहते हैं तो आपस में सीख लेते हैं। लेकिन देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जो गलत है उसी को हमको बताना है। कोई एक कथन को छोड़ करके, जो कथन सुटेबल नहीं खा रहा है उसको छोड़कर बताना है। एक कथन हमारा जो है यही हमारा सुटेबल नहीं खा रहा है, तो वही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो समूह क्रियाकलाप से बच्चों में अंक का परिवर्तन नहीं आएगा, बच्चों में अंक जो सुधार आएगा वो पढ़ने से आएगा दोस्तों। ठीक है, जब पढ़ाई करेंगे और सब्जेक्ट के बारे में विशेष ध्यान देंगे। तो हमारा इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो गलत है उसी को बताना सही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आना चाहिए दोस्तों, चाहे जितना भी समय लगे टेंशन मत लीजिए, हम पूरा बताएंगे आपको। आगे देखिए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बताओ, सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का अध्ययन करना है। ठीक है, सामाजिक वैयक्तिक मतलब बच्चे समाज में कैसे रहते हैं, बच्चे खुद में कैसे रहते हैं, उनके क्वालिटियों के बारे में, मतलब उनके कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। तो कैसे आप करेंगे बताओ। ठीक, कागज पेंसिल परीक्षण कर लेंगे, या किसी से मौखिक प्रश्न पूछ लेंगे, या निर्धारण मापनियाँ कर लेंगे, या दत्त कार्य, कोई कार्य देंगे उसको बच्चे कर लाएंगे तो वहाँ पर कर लेंगे। ठीक, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को कोई कार्य देंगे सामाजिक के, जैसे सामाजिक विशेषताओं के बारे में बच्चों से लिखने के लिए कुछ कहेंगे, तो वहाँ बच्चे अपने विचार को प्रकट करेंगे। खुद के बारे में लिखने के लिए कुछ कहेंगे तो वहाँ से करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका, 4 क्लास की है, 4 क्लास की कक्षा है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए, जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। किस कौशल के आकलन की संभावना है, तो इसका आंसर आप लोग खुद ही दे लेंगे, बस ऑप्शन पढ़िए, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा, 4 सही होगा, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा भैया। काहे सही होगा कि बच्चे किसी से प्रश्न पूछेंगे तो भाई प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं, अभिव्यक्ति भाई अपनी कुछ ना कुछ देंगे, हाँ ये कैसे हो सकता है, वो बंदा अभिव्यक्ति देगा या उस पर चर्चा होगी, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जो प्रयोग नहीं कर पाएंगे उसी को हमको पूछना। यहाँ देखो नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन कभी पढ़िएगा समझदारी से पढ़िएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, शिक्षक जो है शैक्षिक किस प्रकार, उसका शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है, मतलब क्या वो नहीं सोच कर बोला है, मतलब उसका क्या जो है वो मतलब क्या उद्देश्य नहीं है। ठीक, उसका उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है आपको बताना। देखिए, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। बिल्कुल भैया, रद्दी चीज़ों से कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, हो सकता है दिमाग लगा करके। बच्चों में पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, हाँ बिल्कुल सही है। बच्चे 3R जानते हैं ना, रिसाइकल, रीयूज, ठीक, रिड्यूस, इसके बारे में जान जाएंगे ना। चलिए आगे देखिए, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करवा देंगे तो वो बच्चे ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका जो है गलत आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही को आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ठीक, नहीं के लिए लिखा गया, मतलब कौन सा निगेटिव आंसर है।
नेगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। बच्चे तो घर में जाकर के कोई ना कोई भाई श्रेष्ठ विद्यार्थी अगर नहीं रहेगा तो भी अच्छी चीज़ बना सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब शिक्षक का ये उद्देश्य रहेगा ही नहीं कि श्रेष्ठ विद्यार्थी का हम निश्चित वो कैसे जानेंगे कि ये बच्चा श्रेष्ठ विद्यार्थी है या ये श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं, ये उद्देश्य नहीं रहेगा दोस्तों। चलो दोस्तों आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। आगे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पढ़ो क्या लिखा है, आंसर दो पढ़ के भैया। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। कोई बोल रहा, कौन बोल रहा, बस इसको बताना है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियाँ क्या थी, क्या मुझे सचमुच कितना कठिन लगा। कोई अब अपने बारे में बोल रहा, कौन बोल रहा, देखिए बताइए, आंसर दीजिए। ऊपर दिए गए 4 प्रकारों के प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। कि एक मास्टर बोल रहा है कि हम जो है सुबह में योजना अच्छी बनाए हैं, उसका अनुसरण भी किए हैं, हमारी शक्तियाँ क्या है, सचमुच हमको कठिन लगा कि नहीं लगा। अब शिक्षक को कठिन लगेगा भैया, शिक्षक को कठिन लगेगा तो ये सही आंसर हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए, शिक्षक द्वारा समग्र स्वाकलन, तो शिक्षक को इसमें भी नहीं होगा, शिक्षक इसमें भी नहीं होगा, तो ऑलरेडी हमारा बच्चा हो जाएगा। तो ये बच्चों का स्व आकलन जो होता है यही होता है हमारा। क्या हो जाएगा कि मैंने क्रियाकलाप की योजना बनाई, कि योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना के अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, क्या मुझे सचमुच कठिन लगा या नहीं लगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या है भैया। 3, 4 और 5 किताब पढ़ लो, देख लो एनसीईआरटी की, तुरंत मालूम हो जाएगा कौन सी भाषा है। ऐसी भाषा है जो हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है, एकदम सिंपल भाषा का प्रयोग हुआ है। तकनीकी औपचारिक होनी चाहिए, ऐसी कोई बात तो नहीं है। बताओ आंसर कौन सही होगा। चलो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए बहुत शानदार, ऐसे पढ़ते रहिए दोस्तों। देखिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। बताओ भैया इसका क्या आंसर होगा। बहुत पढ़े होंगे आप लोग। ये होगा कि बच्चे जो डेली या लाइफ में अपना भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, वही भाषा हमारे प्रयोग होना चाहिए। आप लोग देखिए पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो उसमें एकदम उनकी ही भाषा में लिखा गया सब कुछ एकदम अच्छे से, क्योंकि वो बच्चे समझ सकें। तकनीकी भाषा नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। रूखी सूखी भाषा समझ नहीं पाएंगे भैया, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। और परिभाषा तो रटवाना तो है नहीं हमको, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे भी देख लेते हैं। क्या एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं को चित्र देता है, क्या देता है भैया, और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। चलो एक चित्र दिया, रंगों भरने के लिए बोल दिया, जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। ये भी बात है कि पशु घर में नहीं रहते हैं, मतलब घर से बाहरी पशु रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य देख लेते हैं। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब पूछा गया है कि जो पशु घर में नहीं रहते हैं, तो घर में क्या नहीं रहता, शेर आपके घर में रहता है, बाघ नहीं रहता, हिरन नहीं रहता है। ये सभी जो है पशु हमारे घर में नहीं रहते हैं। तो जब बच्चा इनके बारे में एक बार कहीं फिगर में देखा है या कहीं भी एक बार देखा है तो अपने हिसाब से बनाएगा, क्योंकि शेर का पेंटिंग तो उसको मिल नहीं पाएगा, एकदम फोटो देख के बनाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा। पहली बात तो अवलोकन का विकास क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि बच्चों अगर आदमी एकदम फ्रंट टू फ्रंट मतलब शेर को देख करके बनाता तो अवलोकन का विकास होता है, लेकिन देखा नहीं उसने। देखिए वर्गीकरण कौशल का विकास करना है, बिल्कुल वर्गीकरण कर लेगा, ये भी सही हो जाएगा। और डाटा संग्रह का विकास करना, क्योंकि वो जान जाएगा ना कि कौन सा पशु कौन से कलर का होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो ए और सी और डी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक किया दोस्तों, बताइए। जो लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक किए उनका बहुत सही आंसर दोस्तों। ऐसे पढ़िए, एकदम शानदार दोस्तों, बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन तो नहीं थे, आज थे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, इसकी PDF चाहते हो तो यहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना भैया, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। PDF इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको किसी प्रकार की इस वीडियो से रिलेटेड शिकायत है, सहायता व मदद चाहते हैं हमसे कोई, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है
तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं हमें। आप हमें चाहे भाई मानिए, दोस्त मानिए, चाहे गुरु मानिए, लेकिन हमारा ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं दोस्तों, यह एक हम फैमिली हैं दोस्तों। स्टडी टेक्निक क्या है, एक फैमिली है दोस्तों। तो अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हिस्सा बन जाइए और घंटी को भी ऑन कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी को कभी बंद मत करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।